स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पदार्थ विज्ञान पेपर 2 ठीक है का कंप्लीट वन शॉट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपके जो भी पदार्थ विज्ञान पार्ट 2 में पेपर 2 में जितने भी 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसका एक कंप्लीट वीडियो देखेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो। तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 है, ठीक है, जो कि आपका अध्याय 11वां, ठीक, इसका नाम है प्रमाण परीक्षा। ठीक है, आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग इसमें? तो सबसे पहले परीक्षा क्या होती है, ठीक है, परीक्षा देख लेते हैं क्या होती है परीक्षा। देख सकते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा वस्तु के यथावत, ठीक है, यथावत या स्थिति का ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे? परीक्षा कहते हैं। ठीक है, अब बुद्धि परीक्षा क्या होता है? अव्यक्त नाम को जो मूल प्रकृति है, अव्यक्त नाम की जो मूल प्रकृति है, उसे महान तत्व की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उससे क्या होती है? महान तत्व की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस महान तत्व को का दूसरा नाम ही बुद्धि है। ठीक है, इस महान तत्व का क्या है? दूसरा नाम ही बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि उपलब्धि व ज्ञान की से बुद्धि के में के पर्याय है। बुद्धि उपलब्धि व ज्ञान ये बुद्धि के क्या है? पर्याय है। ठीक है, निश्चित यह निश्चित यह घट है या पट है। ठीक है, इस प्रकार का जो निर्णय करती है वह बुद्धि है। ठीक है, सभी प्रकार के व्यवहार, आहार, विहार आदि है, उनका हेतु बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। स्मृति एवं अनुभव भेद से वह दो प्रकार की होती है। ठीक है, पुनः अनुभूति चार प्रकार की होती है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और क्या है? शब्द। ठीक है, प्रमा व अप्रमा भेद से यह दो प्रकार की होती है। ठीक है, प्रमा क्या होता है? जो वस्तु जिस प्रकार की है उसे ठीक ठीक उसी प्रकार समझना प्रमा या यथार्थ अनुभव है। ठीक है, जैसे सोने को देखकर सोने का शान होना। ठीक है, सोने का ज्ञान होना, ज्ञान होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अप्रमा, जो वस्तु वस्तुत्व उस प्रकार की न हो परंतु उसे वैसा समझना, मिथ्या ज्ञान, यह अप्रमा है। ठीक है, प्रमेय क्या होता है? जो अर्थ प्रमेयते तत्व प्रमेय। ठीक है, जो ज्ञान का विषय है, ठीक है, वह प्रमेय है। प्रमाण से जो जाना जाता है वह प्रमेय है। ठीक है, प्रमाणों के द्वारा जिसकी जिसकी सिद्धि हो वो क्या होता है? प्रमेय होता है। ठीक है, अब प्रमेय के भेद देख लेते हैं। प्रमेय कितने भेद है? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, प्रत्यभाव, नाइन्थ क्या है? फल, दुख, अपर वर्ग यानी मोक्ष, 12वां क्या है? दोष। ठीक है, प्रमाता क्या कहलाता है? प्रमेय पर से ज्ञान जो प्रमेय पद से ज्ञान जो विषय है, ठीक है, उसे ज्ञाता को प्रमाता कहते हैं। उसके ज्ञाता को क्या कहेंगे? प्रमाता कहते हैं। प्रमाण क्या होता है? प्र उपसर्ग में माण धातु से ल्यूट प्रत्यय करने पर प्रमाण शब्द बनता है। ठीक है, क्या बताया गया? प्र शब्द है, उपसर्ग में माड धातु से द्योत प्रत्यय करने पर प्रमाण शब्द बनता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नापना या आंकना। ठीक है, प्रमाण की निरुक्ति, प्रमाण की निरुक्ति क्या है? प्रमीयते अनेने इति प्रमाण, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान व अनुभव होता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रमाण के लक्षण देख लेते हैं। यथार्थ अनुभव प्रमा तत्व साधनम प्रमाणम। ठीक है, यथार्थ अनुभव ही प्रमा है और उसका साधन क्या है? प्रमाण है। ठीक है, अर्थ की प्राप्ति के कारण को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रमाता जिस साधन से अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है वह प्रमाण है। ठीक है, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो वह क्या होता है? प्रमाण होता है। प्रमाण के पर्याय देख लेते हैं। उपलब्धि, साधन, ज्ञान और परीक्षा। प्रमाण के प्रकार देख लेते हैं। चरक के अनुसार क्या है? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो क्या है? प्रमाण और परीक्षा चैप्टर खत्म हो गया। अब अध्याय 12वां, ठीक है, जो कि है आप्तोपदेश प्रमाण। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके पर्याय क्या है? आप्तवचन, आप्तश्रुति, शब्द और आगम। ठीक है, आप्तोपदेश के लक्षण देख लेते हैं। रजतमोभ्य उभयां निर्मुक्ता ततो साधन बले ज्ञान बले ये येषां त्रिकालं मम मलं ज्ञान व्यवहतं सदा आप्ता शिष्टा विबुध्यस्ते तेषां वाक्यं संशयं सत्यं वीक्षयन्ति से ते कस्मात् सत्यं नीरज स्तमा। ठीक है, चरस्तुत 11। अर्थात क्या है? जो अपनी तपस्या के ज्ञान से, बल से व तम से, गुण से मुक्त है। ठीक है, जिसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है, जिसकी ज्ञान सार अव्यहत व अनुष्ट आकर्षित है। ठीक है, वे ही आप्त है, शिष्ट व विबुध है। उनके वचन निसंदेह व निश्चित रूप से सत्य है, वह आप्त पुरुष है और उनके वचन क्या है? आप्तोपदेश कहलाते हैं। ठीक है, शब्द प्रमाण दो प्रकार के होते हैं न्याय दर्शन के अनुसार। कौन कौन से? दृष्टांत, जिस शब्द का अर्थ इस लोक में दिखाई दे, और दृष्टांत, जिस शब्द का अर्थ इस श्लोक में दिखाई न दे। ठीक है, चक्र प्राणी के अनुसार आप्तोपदेश शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परम आप्त, बुद्धि प्रणीति, जैसे वेदादि, इन्हें अलौकिक अर्थ द्वारा रचित समझना चाहिए। ठीक है, लौकिक लौकिक आप्त आप्त प्रणीति जो रजस्तमो भव अभ्यास लक्षण द्वारा स्थापित हो। ये दो प्रकार के होते हैं, लौकिक व अलौकिक। ठीक है, इतिहास, इतिहास प्रमाण। इतिहास का अर्थ ऐसा ही कहा है बड़ों ने। आप्तों के जो उपदेश हैं उन्हें इतिहास कहते हैं, जैसे वेद पुराण स्मृति। चक्रपाणी ने जो अलौकिक, ठीक है, आप्तोपदेश माना है उसे इतिहास शब्द से कहा है। इतिहास के 3 स्वरूप होते हैं: अलौकिक आप्तोपदेश, स्मृति, पुराण आदि, परंपरागत ज्ञान। क्या यहाँ से कर रहे हैं? शब्द का वर्णन। शब्द आमाशय का गुण है। ठीक है, आकाश का गुण है। ठीक है, इसका ज्ञान श्रोतेंद्रिय द्वारा होता है। इसके दो भेद होते हैं। ध्वनात्मक, जिसके केवल ध्वनि का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? जैसे ढोल आदि, वह धनात्मक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वनात्मक, वनात्मक। ठीक है, जिसे कंठ, तालु आदि के संयोग से स्वर व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण हो। चरक अनुसार शब्द के लक्षण एवं प्रकार।
शब्द क्या है, चार प्रकार के होते हैं, दृष्टांत, अदृष्टांत, सत्य और अनृत। ठीक है, दृष्टांत क्या है, स्रोत आदि इंद्रियों के रहने पर शब्द आदि विषयों का ज्ञान होता है। ठीक है, उक्त वाम्य वाक्य में वर्णित विषय देखे जाते हैं, यह दृष्टांत होते हैं। और दृष्टांत क्या होते हैं, मूल्य के बाद मूल्य मृत्यु के बाद जन्म होता है अथवा मोक्ष प्राप्त होता है, यह अदृष्टांत है। सत्य जो यथार्थभूत है, जैसे आयुर्वेद के उपदेश। ठीक है, अनिरुद्ध यह सत्य के विपरीत है। वाक्यार्थबोधक विवृत्तियां चार होती हैं, कितनी, अविद्या, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। ठीक है, अविद्या क्या होता है, किसी भी पद को अपने अर्थ में सीधा प्रकट करना अविद्या कहलाता है। लक्षणा क्या होता है, किसी वाक्य का उच्चारण करने पर उस वाक्य का सीधा अर्थ होता है, उसका अवबोध नहीं होता है। जैसे गंगा पर कुटी है, इसका सीधा अर्थ है गंगा के तट पर कुटी है। ठीक है, व्यंजना वृत्ति नाम पर संबंध है। ठीक है, व्यंजना तृतीय शब्द वृत्ति है, यह व्यंग अर्थ बोधक है। जहाँ अविद्या व लक्षणा द्वारा स्रोतों का वाक्य में अर्थ का बोध न ग्रहण न होकर व्यंजना शक्ति द्वारा अर्थ का ग्रहण होता है, वह व्यंजना वृत्ति है। ठीक है, तात्पर्य क्या है, कुछ शब्दों में अनेक अर्थ होते हैं और वे सभी मुख्य अर्थ होते हैं। जैसे भोजन के समय सैंधवम मानयम। ठीक है, कहने पर सैंधव शब्द से घोड़ा का न समझकर सैंधव लवण ये शब्दार्थ समझना चाहते हैं। ठीक है, वाक्य स्वरूप वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए तीन प्रकार के हेतु हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निवेश। ठीक है, आयुर्वेद में आप्तोपदेश प्रमाण की व्यवहारिक उपयोगिता। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा विषय है जिसमें आप्तोपदेश प्रमाण का बहुत बड़ा योगदान है। इसे प्रत्येक विषय के ज्ञान के लिए यह शब्द प्रमाण आवश्यक हो। चार प्रकार की जो आयु है, ठीक है, उसके हित व अहित सबके लिए शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा के संयोग स्वरूप जो आयु है उसके ज्ञान के लिए आप्तोपदेश का पर महत्व है। ठीक है, आगे के जीवन मरण, सुख दुख, स्वर्ग मोक्ष आदि सभी विषयों के ज्ञान के लिए आप्तोपदेश की योग पर महत्व है। ठीक है, इसी प्रकार आप्तोपदेश द्वारा भी रोग की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए कि यह रोग किस प्रकार का है, किस प्रकार प्रकोपित होता है, इसकी योनि क्या है, इसका दोष क्या है होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, इनका अधिष्ठान क्या होगा। ठीक है, इसकी वेदना कहाँ होगी, इसके शब्द स्पर्श रूप रस गंध द्वारा प्रकार के क्या है, रोग के यह पूर्व रूप है और यह उपद्रव से है। व्याधि की वृद्धि, स्थान एवं क्षय तथा रोग की साध्य असाध्यता, क्षय प्रकार। ठीक है, रोग के प्रतिकार में इस प्रकार प्रत्यपत्य होती है। ठीक है, द्रव्य के स्वरूप तथा प्रयोग का ज्ञान आप्तोपदेश से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब क्या है, शक्ति ग्रह पद अपनी पनिष्ठ, ठीक है, पदनिष्ठ शक्ति से के अनुसार किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। उस पद को क्या प्राप्ति, उस शब्द की प्राप्ति के जो साधन है उसे क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अध्याय 13वां जो कि है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, आगे इसको भी देख लेते हैं। प्रति का अर्थ होता है सामने की या पक्ष का अर्थ होता है या ज्ञानेंद्रिय, अर्थात ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष के लक्षण देख लेते हैं। क्या क्या है, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ संबंध के समय जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहा गया है और वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ठीक है, क्या है, आत्मा, इंद्रिय, मनो अर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्ष निरुच्यते। ठीक है, जो स्वयं साक्षात इंद्रियों और मन द्वारा प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या है, दो प्रकार के निर्विकल्प और सविकल्प। सविकल्प दो प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक क्या होता है, बाह्य और अभ्यंतर होते हैं। ठीक है, अलौकिक क्या है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। योगज क्या होते हैं, युक्त और युज्ञान। ठीक है, जो अभ्यंतर होते हैं क्या, मानस होते हैं, और जो बाह्य होते हैं क्या, ग्रानज है, रसायन, चक्षु है, स्पर्श इंद्रिय और श्रोत्र। ठीक है, आइए देख लेते हैं। विकल्प क्या होता है, दूर पर स्थित किसी वस्तु का जब दूर के कारण उसके नाम, प्रकार, जाति, गुण तथा कर्म का ज्ञान नहीं होता उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, सविकल्प प्रत्यक्ष, जिस ज्ञान के में वस्तु के नाम, प्रकार, जाति, गुण, कर्म का हमें ज्ञान हो पाता है वह सविकल्प प्रत्यक्ष है। जैसे कि पेन। सविकल्प प्रत्यक्ष के दो भेद, लौकिक और अलौकिक। लौकिक के दो भेद होते हैं, बाह्य लौकिक, अभ्यंतर लौकिक। ठीक है, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इससे 5 भेद होते हैं, घ्राण, चक्षु, स्पर्श और श्रोत्र। ठीक है, तो इसमें रसायन इंद्रिय को नहीं काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आता है, अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष जो कि आत्मा मन के द्वारा ज्ञान होता है, यह एक प्रकार का होता है जो कि है मानस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 भेद, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष सत्य, ज्ञान लक्षण प्रत्यय सत्य और योगज। सामान्य लक्षण प्रत्यय सत्य। ठीक है, इसका क्या है, जिस प्रत्यक्ष द्वारा किसी भी पदार्थ, जाति, वर्ग, विषय के एक अंश को देखकर जो उसके संपूर्ण प्रकार के जाति, वर्ग, विषय का ज्ञान होता है उसे सामान्य लक्षण प्रत्यय सत्य कहते हैं। ठीक है, जैसे एक गाय को देखने पर उसकी समस्त गायों की जाति का ज्ञान होता है। ठीक है, भी क्या है, ज्ञान लक्षण प्रत्यय सत्य, जिस प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा किसी भी वस्तु का इंद्रिय सन्निकर्ष किए बिना वस्तु ज्ञान के आधार पर ही उसके गुणों का ज्ञान हो जाता है, उसे ज्ञान के लक्षण प्रत्याशित कहते हैं। जैसे बर्फ देखकर उसके स्पर्श किए बिना ही शीतलता का ज्ञान होना। ठीक है, योगज क्या है, समस्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, समस्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाते, जैसे भूत भविष्य का ज्ञान दूरस्थ दीवार एवं
छिपी हुई वस्तुओं का ज्ञान। इन सभी ज्ञान को योगी जन अपने जब वह तब के बल पर प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। अतः इन योग जनित ज्ञान को योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, युक्त और युंजान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका युक्त। युक्त को देखते हैं, जो इनमें सदा होना रहता है। ठीक है, वह युक्त होते हैं। ठीक है, युंजान समाधि द्वारा चिंतन करने पर किसी वस्तु विशेष का ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इंद्रिय। इंद्रिय कितने होते हैं? बुद्धि इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और उभय इंद्रिय। ठीक है, बुद्धि इंद्रिय को ज्ञान इंद्रिय भी कहते हैं, कर्म इंद्रिय को ज्ञान। इसके कौन कौन से होते हैं? रूप या चक्षु, शब्द, श्रोत, गंध, घ्राण, रस, रसना, स्पर्श और त्वचा। ठीक है, कर्म इंद्रिय क्या क्या? जीवा, हस्त, पाद, गुदा, मूत्रेंद्रिय, वाक, पानी, पाद, वायु, उष्णता। ठीक है, उभय इंद्रिय क्या होती है? मन होती है। ठीक है, इंद्रियों की वृत्तियां, रूप आदि 5 अर्थों का आलोचन करना ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियां है। वचन, आदान, विवरण, उत्सर्जन, आनंद से वृत्तियां कर्म इंद्रियों की है। ठीक है, ये वृत्तियां कर्म इंद्रियों की है। प्रयादेश करण, मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेंद्रिय व पंच कर्मेंद्रिय तथा अहंकार, इन्हें सांख्य दर्शन ने त्रयोदश करण कहा है। ठीक है, अहंकार को छोड़कर द्वादश करण चक्र के अनुसार। अंतकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, अहंकार व चित्त, ये 4 अंतकरण है। ठीक है, मन का संशय, बुद्धि का निश्चय, अहंकार का गर्व, ठीक है, गर्व, चित्त का स्मरण विषय है। प्रत्येक परीक्षा में बाधक भाव, वस्तु का अत्यंत समीप रहने पर, वस्तु का अत्यंत दूर रहने पर, अवर्णत या ढके रहने पर, इंद्रियों की दुर्बलता से, मन की चंचलता से, समान राशि व समान अभिहार किसी वस्तु से दब जाने पर या अभिभव अत्यंत सूक्ष्म होने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंद्रिय सन्निकर्ष, आत्मा, मन व इंद्रियों का अपने विषयों के साथ जो संबंध होता है, और इसी प्रकार मन का भी अपने विषयों के साथ संबंध होता है, वह संबंध सन्निकर्ष कहलाता है, और यह संबंध इंद्रिया सन्निकर्ष कहलाता है। ठीक है, बाध्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान इसी सन्निकर्ष से होता है। ठीक है, यह 6 प्रकार के होते हैं। योग संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवित समवाय, विशेषण विशेष भाव। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक एक करके। संयुक्त सन्निकर्ष, चक्षु व घट के संयोग, घट का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह घड़ा है। ठीक है, कि वह घड़ा है, यह संयुक्त सन्निकर्ष है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, घट एक द्रव्य है और उससे श्यामादि रूप गुण समवाय संबंध से है। जब चक्षु घट से संयुक्त होता है उस समय घट से समवाय संबंध से होते रहने वाले श्यामादि रूप गुण का चक्षु से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, चक्षु इंद्रियों द्वारा संयुक्त घट होने पर भी घट के रूप रंग का सामान्य रूप जो उसमें समवाय संबंध से प्रत्यक्ष होता है और उसे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। यहाँ चक्षु से संयुक्त घट होने पर उसमें संवेद रूप से समवाय बंधन से रहने वाली रूप जाति का सन्निकर्ष होता है। ठीक है, समवाय सन्निकर्ष देखते हैं। शब्द आकाश का गुण है और उससे समवाय संबंध में रहता है। श्रोत द्वारा शब्द का जो साक्षात्कार होता है वह समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक है, संवेद समवाय सन्निकर्ष क्या है? शब्द में शब्दत्व जाति होती है, शब्दत्व का शब्द के साथ और शब्द का कर्ता के साथ समवाय संबंध रहता है। कर्ण द्वारा शब्द जाति का प्रत्यक्ष करना संवेद समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है? विशेष विशेषण सन्निकर्ष, अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होना, विशेषण विशेष समवाय, विशेष भाव सन्निकर्ष। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रत्यक्ष प्रमाण का आयुर्वेद चिकित्सा में उपयोगिता। ठीक है, क्या बताया गया? प्रत्यक्ष प्रमाण का आयुर्वेद में सबसे बड़ा उपयोग व्याधि निश्चय के अवसर पर होता है। कहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा रोग का ज्ञान करने की इच्छा करने वाले वैद्य रसेंद्रिय को छोड़कर अपनी अन्य सभी इंद्रियों द्वारा आतुर शरीर अंतर्गत सभी ज्ञात्व विषयों की परीक्षा करें। चक्षु इंद्रियों द्वारा परीक्षा कौन सी है? रोगों के वर्ण, संस्थान, ठीक है, शरीर की लंबाई चौड़ाई, पुष्टि, छाया, पुरुष मूत्र, छर्दित की मात्रा। ठीक है, आदि। श्रवण इंद्रिय द्वारा आंत्र कुंजन, आंतों की गुड़गुड़ाहट, ठीक है, तथा अंगुलियों आदि के संधियों में स्फुटन। घ्राण इंद्रियों की परीक्षा पुरुष एवं अल्पगंध आदि का। ठीक है, स्पर्श इंद्रिय द्वारा परीक्षा रोगी, शरीर की शून्यता, शीतलता, उष्णता, स्तंभता, स्पंदन, लक्षण, खरत्व आदि का। ठीक है, रसेंद्रिय द्वारा परीक्षा आतुर शरीरस्थ रस, अनुमान द्वारा जाने, मुख से प्राकृत प्रकृत रस की परीक्षा प्रश्न द्वारा। ठीक है, दर्शन, स्पर्शन व प्रश्न द्वारा रोगी की परीक्षा करें। ये सभी परीक्षाएं प्रत्यक्ष द्वारा ही की जाती है। रोगी की अष्टविध परीक्षा नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृष्टि और आकृति। इन समस्त परीक्षाओं के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय ही अनिव्यवहित है, आवश्यक है। इसी प्रकार चिकित्सा में इसकी उपयोगिता अपेक्षित है। अतः आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण की सर्वोत्तम उपयोगिता स्पष्टतया सिद्ध है। ठीक है, तो उसी तरह अपना प्रत्यक्ष चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे जो कि अध्याय 14 है, अनुमान प्रमाण। ठीक है, तो अनुमान प्रमाण को क्या कहा गया है? प्रथम को देखकर पश्चात उसके आधार पर उसी विषय का ज्ञान प्राप्त होना अनुमान प्रमाण। ठीक है, अनुमान प्रमाण के लक्षण, अनुमानम खलु तर्को युक्तपेक्षम, चरक मीमांसा 4। युक्ति के आधार पर जो तर्क किया जाता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तर्क शब्द अर्थ यहाँ अप्रत्यक्षम ज्ञान होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष पूर्व विद्विदम त्रिकालम च अनुमीयते, बहु निर्गुणो दुमे मैथुनम गर्भ दर्शनार्थ। ठीक है, अर्थात अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, अर्थात जिसका प्रत्यक्ष हुआ हो उसी का अनुमान होता है। ठीक है, यह 3 प्रकार का है। त्रिकालिक होता है, जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान, गर्भ को देखकर उसके मैथुन का अनुमान व बीज को देखकर उससे उत्पन्न होने वाले फल का अनुमान। ठीक है, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान 3 प्रकार का होता है। पूर्ववत, जहाँ कारण से कार्य का अनुमान हो, जैसे बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान। ठीक है, शेषवत, जहाँ कार्य से कारण का अनुमान हो, जैसे बड़ी हुई नदी को देखकर वर्षा का, ठीक है, का अनुमान होना। ठीक है,
सामान्य दृष्टि, एक स्थान पर किसी वस्तु को देखने से उत्पन्न तत्समान ही वस्तुओं का अनुमान, ठीक है। जैसे एक स्थान पर पुष्पित आम को देखकर अन्यत्र भी पुष्पित आम का अनुमान, ठीक है। अनुमिति, परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। परामर्श, व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता के साथ जो परामर्श कहते हैं वो परामर्श कहते हैं। जैसे किसी पर्वत पर धुएं को देखकर यह ज्ञान उत्पन्न होना कि पर्वत अग्नियुक्त है। व्याप्ति, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार धुएं और अग्नि के साथ रहने के सहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं, ठीक है। अनुमान के प्रकार, स्वार्थ अनुमान, अनुमानकर्ता को जिस अनुमान से अनुमिति हो वह स्वार्थ अनुमान है। जैसे कोई मनुष्य अपने घर में धुएं व अग्नि को एक साथ देखकर इस निर्णय पर पहुंचता है कि जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ अग्नि भी होती है, ठीक है। उसी ज्ञान के आधार पर वह जब किसी पर्वत पर धुआं दिखता है तब उस व्याप्ति के का स्मरण करके यह ज्ञान होता है कि पर्वत पर अग्नि है। इस ज्ञान को लिंग परामर्श कहते हैं। इससे अपने को ज्ञान होता है, ठीक है, अपने को। सेकंड क्या है, परार्थ अनुमान, जो कि स्वयं धूम स्वरूप हेतु से अग्नि का अनुमान कर दूसरे को जानकारी देने के लिए पंच अव्यय युक्त वाक्य का प्रयोग करता है, वो परामर्श अनुमान है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंच अव्यय का निरूपण। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन, ये पंच अव्यय है। इन पंच अव्ययों का प्रयोग परार्थ अनुमान को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्रतिज्ञा, किसी सिद्धि के लिए जो सिद्धांत वाक्य कहा जाता है वो प्रतिज्ञा है। जैसे यह पर्वत अग्नियुक्त है। सेकंड का हेतु, किसी कार्य का कारण हेतु होता है। जैसे धुएं का कारण है अग्नि, ठीक है। फिर क्या उदाहरण, जैसे पर्वत पर अग्नि की सिहरी के लिए रसोई घर का उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। सिद्धि के लिए क्या है, सिद्धि के लिए रसोई घर का, ठीक है। फोर्थ क्या आपका उपनय, यह पर्वत भी रसोई घर की भांति अग्नि व्याप्त धूम वाला है, अर्थात वहाँ वैसे ही है यहाँ। फिर क्या, फिफ्थ निगमन, चारों अवयवों के आधार पर जो निर्णय निकलता है वो क्या है, निगमन। इस प्रकार उक्त पांचों, ठीक है। फिर क्या है, तर्क विवेचन, तर्क शब्द का अर्थ होता है काटने वाला, ठीक है। तर्क एवं युक्ति मनुष्य को उस स्थान पर पहुंचाती है जहां उसकी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। जैसे यदि आग न हो तो धुआं भी नहीं होना चाहिए। बुद्धि द्वारा यह निश्चित ज्ञान तर्क के आधार पर होता है। भ्रांति व संचय दूर करने के लिए एकमात्र साधन तर्क है। चिकित्सा के समय तर्क द्वारा सापेक्ष निदान करने की सफलता मिलती है, ठीक है। फिर क्या है, हेतुआभास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सदहेतु में जब सदहेतु के गुणों का किसी प्रकार अभाव हो जाता है, अर्थात उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है, उसमें हेतु का अभाव मात्र रह जाता है, यथार्थ रूप से उसमें हेतु न होते हुए भी हेतुवत प्रतीत होता है, उसे अहेतु कहते हैं। इसी हेतु को दूसरा नाम है हेतुआभास, ठीक है। हेतुआभास के 5 प्रकार होते हैं, तो विचार या विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्षम, असिद्ध और बांधित, ठीक है। अनुमान प्रमाण का चिकित्सा में उपयोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी देख लेते हैं। महर्षि चरक ने त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय में तीसरा प्रमाण अनुमान बताया, ठीक है। अनुमान द्वारा मनुष्य का मंद, तीक्ष्ण, विषम जो चतुर्विध अग्नि है उसकी परीक्षा उसकी पाचन शक्ति द्वारा करें, ठीक है। उसी प्रकार बल की परीक्षा व्यायाम शक्ति, इंद्रियों की परीक्षा विषयों के ग्रहण से, उसकी व्यवसायिक प्रवृत्ति से ज्ञान विज्ञान की परीक्षा, पीड़ा देने इसकी प्रकृति क्रोध की परीक्षा, रोदन आदि से शोक की परीक्षा, गाने बजाने व नाचने से उसके हास्य की परीक्षा, स्मरण ज्ञान से स्मरण शक्ति की परीक्षा, अरिष्ट लक्षणों द्वारा आयु की क्षीणता की परीक्षा करें, ठीक है। रस इंद्रिय द्वारा की जाने प्रत्यक्ष परीक्षा अनुमान से ही की जाती है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान नहीं होता। विषय एवं अरुचि लक्षणों, विबंध एवं अरुचि लक्षणों के आधार पर आंत्र पुष्ट शोध अपेंडिक्स, ठीक है, का केवल अनुमान किया जाता है, ठीक है। द्रव्य गुण में वीर्य विपाक प्रभाव के निर्धारण के लिए अनुमान प्रमाण प्रयुक्त होता है। शरीर पर द्रव्यों के कर्मों को देखकर उसके गुणों का अनुमान किया जाता है। इसे इंद्रिय को दृष्टिकोण से अनुसंधान कार्य के लिए अनुमान उपयोगी प्रमाण है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या है, अनुमान चैप्टर भी समाप्त होता है। अब चैप्टर नंबर कौन सा है, अध्याय 15 जो कि है युक्ति प्रमाण, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, युक्ति के लक्षण। तो युक्ति का लक्षण क्या है, बुद्धि, पश्यति या भावान, बहुकारणम योग्य जान, युक्ति स्त्रीकाल सा ज्ञेया त्रिवर्ग सहायते यया, ठीक है। चाणक्य सूत्र 11/25। जो बुद्धि अनेक कारणों के योग से उत्पन्न हुए भावों को देखती है उसे युक्ति कहते हैं, ठीक है। युक्ति त्रैकालिक होती है, अर्थात इसे 3 कालों का ज्ञान होता है और धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों की सिद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, युक्ति प्रमाण का उदाहरण। क्या क्या उदाहरण, जैसे जल, भूमि, कर्षण, बीज और ऋतु के संयोग से स्तयोपत्ति होती है तथा षड धातु, पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, वह युक्ति है। मध्य, मंथन तथा मंथनात् के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति होती है। युक्ति से युक्त वैद्य उपस्थाता रोगी और भेषज प्रस्ताद गुणता से व्याधि का नाश होता है। इस प्रकार क्या उक्त युक्तियों द्वारा युक्त कार्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका है, तो क्या बताया गया है, चरक संहिता में परादि गुणों में युक्ति बतलाई गई है, ठीक है। महर्षि चरक ने युक्ति को प्रमाण नहीं माना है, ठीक है। महर्षि चरक ने युक्ति को प्रमाण नहीं माना। डॉक्टर S.N. दासगुप्ता ने युक्ति को एक प्रकार ऊह या प्रोबेबिलिटी माना है, ठीक है। आचार्य पीयूष शर्मा ने संशय, डाउट, ऊह तर्क, आर्गुमेंट तथा युक्ति, रीजनिंग, यह 4 अनुमान की
क्रमिक प्रवृत्ति अवस्थाएं माना है, ठीक है, जो एक दूसरे से भिन्न है। इसके बाद अनुमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, युक्ति प्रमाण की चिकित्सा में उपयोगिता। औषध के विषय में जान लेने से ही चिकित्सा में सफलता प्राप्त नहीं होती, ठीक है। उसके लिए सम्यक योजना, मात्रा काल की अवस्था होती है, अर्थात देश, प्रवृत्ति, प्रकृति, बल तथा काल आदि को देखकर योजना करनी चाहिए, ठीक है। चरक ने कहा है कि चिकित्सा की युक्ति अवश्य होनी चाहिए, इसके बिना वह रोगों की चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकता। यह केवल सत्य एवं असत्य परीक्षण तक ही सीमित नहीं है। प्रत्युक्त रोगी एवं व्याधि परीक्षा, चिकित्सा, वैद्य कल्पना, अनुसंधान आदि में इसका विशिष्ट स्थान है। अतः युक्ति के बिना विशिष्ट स्थान है अतः युक्ति के बिना विशिष्ट स्थान है अतः युक्ति के बिना चिकित्सा करना असंभव है, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय क्या है आपका, अध्याय 16वां, जो कि है उपमान प्रमाण, ठीक है। अब इसको भी आके देख लेते हैं हम लोग। तो उपमान में सबसे पहले क्या है, उपमान की निरुक्ति। उपमीयते अनेनेति उपमानम, ठीक है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा अर्थात सादृश्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमिति कहते हैं, ठीक है। उपमान के लक्षण, किसी प्रसिद्ध वस्तु को देखकर किसी अप्रसिद्ध वस्तु की समानता का मिलान कर उसे प्रकट करना उपमान कहा जाता है। जैसे दंड को देखकर दंडक रोग हुआ, धनुष को देखकर धनुस्तंभ रोग का ज्ञान होता है। प्रसिद्ध पदार्थ के सादृश्य से साध्य के साधनों को उपमान कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार उपमान को 3 प्रकार से कहा गया है। सादृश्य से असादृश्य का ज्ञान, प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध का ज्ञान, वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान, ठीक है। उपमान प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता। रोगों के कारण रोग निदान ज्ञान में ही प्रथम उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे किसी कारणवश किसी को कोई रोग हुआ हो, वही रोग जब दूसरे को भी उत्पन्न हो गया हो, उस दशा में रोग का कारण निश्चय करने में उपमान का ही आश्रय करना पड़ेगा और उपमान के ही आधार पर यह निश्चय करना पड़ेगा कि जिस प्रकार उस व्यक्ति को यह रोग उस पदार्थ के सेवन से हुआ था, उसी प्रकार इसके भी रोग का कारण वही पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, रोग निदान। व्याधि का भी ज्ञान उपमान प्रमाण से होता है। जैसे दंडक रोग को देखकर दंड से, धनुस्तंभ का धनुष के सादृश्य के समान होता है, ठीक है। रोग चिकित्सा देख लेते हैं। चिकित्सा से भी उपमान की आवश्यकता पड़ती है। दोषों की साम्य अवस्था आरोग्य है और वैषम्य अवस्था रोग है। यहाँ ज्ञान भी उपमान के द्वारा ही होता है। द्रव्य गुण शास्त्र में औषधि द्रव्यों का परिचय तथा संज्ञा का निर्धारण उपमान के द्वारा की जाती है। जैसे क्षारपनी एवं मेष लोचन, ठीक है, एक्सेट्रा। इस प्रकार निदान व्याधि विज्ञान, चिकित्सा एवं द्रव्य गुण में सर्वत्र उपमान प्रमाण की उपयोगिता है। अर्थापत्ति क्या होती है, ठीक है। जहाँ एक अर्थ के पर दूसरे नहीं कहे हुए अर्थ की भी सिद्धि हो, उसे अर्थापत्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे इस रोग को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, इस रोगी को दिन में भोजन नहीं, यह कहने पर अर्थ की प्राप्ति होती है कि इसे रात्रि में भोजन करना चाहिए। वेदांत और मीमांसा इसे 5वां प्रमाण मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इतिहास प्रमाण, ठीक है। इतिहास प्रमाण क्या है, अतीत को घटनाओं को समीक्षा प्रस्तुत कर विचारधाराओं का क्रमबद्ध प्रकाशन करता है, ठीक है, जिससे अतीतकालीन प्रवृत्तियों का परिज्ञान व वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधियों का विनिश्चय होता है। इतिहास स्मृति, स्मृत, अस्तित्व, परंपरा का सूचक है, जबकि इतिहास ज्ञान परंपरा का बोधक है। फिर क्या आपका परिच्छेद प्रमाण, किसी वस्तु समुदाय विशेष में उसकी अवांछित वस्तुओं को पृथक कर वांछित वस्तुओं का खोजकर प्राप्त कर लेना परिच्छेद प्रमाण है। चेष्टा प्रमाण, मनुष्य की चेष्टा एवं आकृति द्वारा भी उसकी सुख, दुख, क्रोध तथा चिंता आदि शारीरिक स्थिति का ज्ञान होता है। जैसे गूंगे की चेष्टाओं द्वारा उसके भूखेपन का पता चलता है, ठीक है। यह चेष्टा जनित ज्ञान अनुमान को ही स्वरूप है। रोगों की साध्यता असाध्यता के ज्ञान का तो यह एक प्रमुख साधन है, ठीक है। आपका है 17वां चैप्टर, जो कि है कार्य कारण सिद्धांत, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आइए इसको भी देख लेते हैं। कारण के लक्षण, ठीक है। कार्य को क्रिया वित्त करने के लिए कर्ता जिस उपक्रम की सहायता से कार्य करता है वह क्या है, करण। करण के व्यक्ति प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शर्त। कारण का निरूपण, तंत्र करणं नाम तद्यत्र करोति स ये एव हेतु स कर्ता। जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है वही हेतु वह वही करता है। कारण 3 प्रकार के होते हैं। समवाय कारण वह है जो अपने को मिलाकर कार्य उत्पन्न करता है, और जैसे घट का समवाय कारण कपाल है, वह पट का समवाय कारण तंतु है, ठीक है। और समवाय कारण, कार्य की संपन्नता में समवाय कारण में जो असंपन्न आसवन हो वह उस कार्य का साधक कारण असमवाय कारण कहा जाता है। जैसे घट का कपाल लवद्य का संयोग असमवाय कारण। निमित्त कारण, असमवाय व समवाय दोनों से भिन्न कारण निमित्त कारण कहलाता है। जैसे घट के प्रति दंड चक्षु तथा कुम्हार निर्मित करना, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य के लक्षण, कार्य को करने वाला कर्ता जिस कार्य को करने के लिए अपनी बुद्धि का स्थिर कर प्रवृत्त होता है वह कार्य है। कार्य कारण सिद्धांत, दर्शन के क्षेत्र में कार्य कारण का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्राचीन काल से यह ही दर्शन और विज्ञान में के क्षेत्रों में कार्य कारण वाद की विस्तार में व्याख्या मिलती है। विश्व की घटनाओं की उत्पत्ति एवं विकास में की व्याख्या के प्रसंग में कार्य कारणवाद का विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। विश्व की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें कुछ न कुछ कारण अवश्य रहा होगा। बिना सूक्ष्म या स्थूल कारण के कोई भी घटना उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक है। कार्य कारण सिद्धांत निम्नलिखित है। कार्य कारण सिद्धांत, सत्यकारवाद, असत्यकारवाद, ठीक है। कौन कौन से सत्यकारवाद में, परिमाणवाद जो कि सांख्य दर्शन दिया है, विवर्तवाद, वेदांत दर्शन। और सत्यकारवाद में बौद्ध न्याय और वैशेषिक दर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सत्यकारवाद। सत्य से सत्य का उत्पन्न होना, ये सत्यकारवाद है। अर्थात असत्य वह है जो नहीं है, अर्थात अभाव तथा सत्य वह है
वह है जो भाव रूप है। असत्य से पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। उपनिषद के अनुसार अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। सारांश यह है कि कोई भी कार्य किसी कारण से ही संपन्न होता है। कार्य में जो अव्यक्त अवस्था है वह वही कारण है। वह कारण की जो अव्यक्त अवस्था है वही कार्य है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कारण के अनुसार ही कार्य होता है। यही सत्यकारवाद का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन सत्यकारवाद को ही मानता है और आयुर्वेद का भी सिद्धांत सत्यकारवाद का ही सिद्धांत है। सत्यकारवाद के सिद्धांत का परिपाक ईश्वर कृष्ण कृत रचित सांख्य कारिका में 5 कारणों को प्रकार पर प्रदर्शित करते हुए किया है जो निम्नलिखित है। असत्य कारणात् उपादान गृहणात् सर्व संभव भावात्। ठीक है। सत्ता रहित वस्तु असत्य होती है। उपादान करना कारण होता है और कारण से ही कार्य कारण अनुरूप होता है। ठीक है। कार्य कारण का एक निश्चित संबंध है, जिस कार्य का जो कारण है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति कारणात्। शक्ति संपन्न कारण से ही शक्ति वस्तु की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है। कारण भाव कार्य व लक्षण का वस्तुत्व एक संबंध है। व्यक्त स्वरूप का नाम कार्य है और अव्यक्त स्वरूप का नाम कारण है। नेक्स्ट है आयुर्वेद में सत्कारक का महत्व। रोगों की उत्पत्ति गर्भ विक्रांति में निदानार्थ रोग में गर्भ के पूर्व सभी संस्कारों में आहार के परिणाम से ही सभी धातुओं की निर्मित किए हुए कर्म का फल स्वास्थ्य विधि के नियमों का पालन से रोगी की अनुपत्ति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परिणामवाद। किसी कारण का कार्य के रूप में परिणति हो जाना उस कारण का कार्य रूप परिणाम कहलाता है। जैसे दूध से दही बनता है, दही से दूध का परिणाम कहते हैं। ठीक है। पहले दूध रूप में प्रतीत होता है, फिर दही के रूप में प्रतीत होता है। इस प्रतीति को तत्वातीत अन्यथा प्रतीत कहते हैं। इसे ही परिणाम कहते हैं। वेदांत मत में परिणाम विवर्त है। ठीक है। विवर्तवाद जिस वस्तु से जिस तत्व का ज्ञान होना चाहिए वह न होकर मिथ्या ज्ञान होना विवर्तवाद है। जैसे रस्सी को देखकर सांप समझना, इसे रस्सी सांप सर्प नहीं बन जाती है। ठीक है। परंतु उसमें सर्प की प्रतीति होती है। इसी अस्ताविक अन्यथा प्रतीति को विवर्त कहते हैं। ठीक है। वेदांत विवर्तवाद का प्रतिपादक है। ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत विपरीत रूप है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और संसार क्या है मिथ्या है। विवर्तवाद का उपयोग मानसिक चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट है असत्य कारवाद। न्याय व वैशेषिक दर्शन के अनुसार कारण ने कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व नहीं रहती। उनका कहना है कि यदि उत्पत्ति के पूर्व ही कार्य की सत्ता विद्यमान थी तब फिर उत्पन्न होने के मतलब ही क्या रह जाते हैं। ठीक है। तथा उसमें कर्ता और निमित्त कारणों का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। यदि मिट्टी में पहले से घड़ा विद्यमान हो तो फिर कुम्हार का परिश्रम करने की जरूरत थी। यदि कहा जाए कि मिट्टी और घड़े में आकार को लेकर भेद है, ठीक है, तब तो यह स्वीकार करना होगा कि कार्य में कोई वस्तु विशेष की आकृति है जो कारण में नहीं, अर्थात कार्य वास्तविक रूप से कारण में विद्यमान नहीं था। ठीक है। कार्य असत होते हुए भी आरंभ किया जाता है, इसे ही असत्य कारवाद या आरंभवाद कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्षण भंगुरवाद। बौद्ध दर्शन का यह मान्य सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु का सत्ता एक क्षण से अधिक नहीं रहती। सर्व क्षणिकम, अर्थात संसार में जो कुछ भी वह क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। हम जो भी एक क्षण पहले थे दूसरे क्षण में वह नहीं है। हमारा रूप बदल गया है, पहले वाला रूप अब नहीं है। ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण क्षय को प्राप्त होती रहती है और उसके स्थान पर उसके समान वस्तु उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे समुद्र की तरंगें। फिर क्या है अद्वैतवाद। वेदांत दर्शन ने अद्वैतवाद मानता है। इसके अनुसार एक ब्रह्म द्वितीय नास्तिक। ठीक है। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात संसार में एकमात्र ब्रह्मा तत्व है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा ही सत्य और जगत क्या है मिथ्या है। इसका साम्य वैषम्यम सिद्धांत, यह सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। इसके आधार पर रोग की चिकित्सा की जाती है। साम्य का अर्थ सामता व वैषम्य का अर्थ विषमता होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका धातु की विषमता, दोषों की विषमता एवं मलों की विषमता रोगों का कारण है और इनकी समता आरोग्य का कारण है। पुनः कहा है जानते हेतु वैषम्य आदि क्षमा विषमा देह धातव हेतु साम्यता साम्यात समा तेषाम स्वभाव परमवाद सदा। महर्षि चरक अनुसार हेतुओं की विषमता तथा धातुओं की विषमता अर्थात अपने परिणाम से क्षीण तथा वृद्ध हो जाते हैं, किंतु हेतुओं के सम होने पर शारीरिक धातु की साम्यावस्था में रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वभाव परमवाद। तेषाम स्वभाव परम सदा, अर्थात देह धातुओं का स्वभाव से ही विनाश होता है। यह नित्य स्वभाव होने से नित्य क्षय को प्राप्त होता है, परंतु यह क्षय यथाकाल सम्यक आहार विहार के उपयोग करते रहने से यह दिखाई नहीं देता। जैसे किसी झरने से पानी गिरते समय झरना सूखा प्रतीत नहीं होता। कहा गया है प्रवृत्ति हेतु भावना न निरोध अस्ति कारण केचित तत्रापि मान्यते हेतु 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 रतम सभी भाव उत्पत्ति में हेतु की अपेक्षा करते हैं पर विरोध नहीं, क्योंकि विनाश स्वाभाविक है। यह स्वभावतः होता रहता है। स्वभाव परमवाद सांख्य दर्शन को मानता है। ठीक है। तो इस तरफ से हम लोग ने पदार्थ विज्ञान पेपर 2, ठीक है, के जितने भी सारे चैप्टर्स थे, जितने भी अध्याय 7 अध्याय हैं, ठीक है, उनका एक क्विक रिविजन वीडियो देख चुके हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और भी अगर कुछ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। तो फिर चलिए, ठीक है फिर।